हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में आपने अलग अलग टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकता है वो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। जैसे आपने पढ़ा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्या होता है सर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वो सब आप पढ़ चुके हो। जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उन सब में आपने क्या किया था कि आपके पास एक सॉल्यूट था और एक क्या था, सॉल्वेंट था। और सॉल्वेंट कैसे लिया था, सारे के सारे केसेस में आपने वोलेटाइल लिया था और उसमें आप क्या ऐड कर रहे थे, नॉन वोलेटाइल क्या ऐड कर रहा था, अभी सोल्यूट ऐड कर रहा था। यहाँ पे आपने क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल, या फिर आप कह सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप देखो, आपके जो सोल्यूट बेसिकली मैं कैटेगराइज करता हूँ दो पार्ट में। जैसे सोल्यूट आपके दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक आपके होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। दो टाइप के सोल्यूट हम लोग ले रहे हैं, एक है आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा क्या आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या सर, जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो क्या नहीं हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ इनटू कैटायन एंड एनायन, तो उस टाइप के सोल्यूट का आपने नाम ले दिया क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट क्या सर, वो सोल्यूट जिनको आप सॉल्वेंट में मिलाओ या ऐड करो, तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन, तो उसको आप क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रोलाइट। या तो वो ब्रेक डाउन हो या फिर क्या हो, एसोसिएट हो। दो केस हो सकते हैं, या तो वो टूट सकता है या फिर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं कहता हूँ कि एक केस हम लोग देखेंगे किसका, डिसोसिएशन का, और एक सेकंड केस हम लोग चेक करेंगे किसका, एसोसिएशन का। तो दो केस हम लोग चेक करेंगे, वन इज डिसोसिएशन और अनदर वन इज एसोसिएशन। अब देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो, जितने भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओरिएंटेड, यदि वो लिख के देता है नॉन वोलेटाइल, क्या लिख के देता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या फिर ऐसे लिख के देगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, या फिर ऐसे एग्जांपल मेंशन होते हैं आपके पास, यूरिया दे दिया, क्या दे दिया, यूरिया। न्यूमेरिकल में भी क्या देता है, यूरिया दे रखा है, या फिर आपको क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, या फिर क्या दे रखा है, शुगर दे रखा है। ऐसे आपके पास ग्लूकोज है, शुगर है, फ्रक्टोज है, वो सब आपकी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब सर आप सॉल्वेंट में ऐड करो, वो ब्रेक डाउन ना हो इनटू कैटायन एंड एनायन। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, जितने भी आपने एसिड बेस पढ़े हैं, एसिड बेस आप पढ़ते हो, आप ऐड करते हो तो क्या ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन। या फिर आप कह सकते हो जितने भी आप सोल्ट डील करते हो, बेसिकली में आप लोग क्या डील करते हैं, सोल्ट। और सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, वन इज कैटायन और अनदर वन क्या होता है, एनायन। और सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, कैटायन, और सेकंड पार्ट क्या लेते हैं, एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl ले सकते हो, KCl ले सकता हूँ, और मैं क्या ले सकता हूँ, PaCl2 ले सकता हूँ, CaCl2 ले सकता हूँ, ऐसे नंबर ऑफ केस है, MgCl2 ले सकते हो। ये सब आपके क्या है, सोल्ट। और जैसे आप इन सोल्ट को वाटर या कोई भी सॉल्वेंट में आप डालते हो तो ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन। तो एक एक केस डील करते हैं कि ये केस आप स्टडी कर चुके हो, जो आपने नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम आज के वीडियो लेक्चर में अब नॉर्मल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब नॉर्मल। और दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आपने मास कैलकुलेट किया, तो मास ऑफ सोल्यूट जो आप कैलकुलेट करते थे, वो मास क्या होता था आपका, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। बट जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है और जुड़ता है, या तो टूट सकता है या फिर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, तो उसके केस में जो आपका मास आएगा वो नॉर्मल ना होके क्या आएगा, अब नॉर्मल आएगा। समझते हैं कैसे? देखो, मैं दो केस ले रहा हूँ, यदि मैं इलेक्ट्रोलाइट का, एक डिसोसिएशन और दूसरा क्या ले रहा हूँ, एसोसिएशन। चेक करते हैं। देखो, डिसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास NaCl है, सिंपलेस्ट केस लेते हैं, NaCl। यदि मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, यदि इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट हो रहा है इन दी सॉल्वेंट, वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डिसोसिएट। कैसे सर, NaCl है, NaCl को आपने जैसे एक्वस सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्वेंट में ब्रेक डाउन करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ब्रेक डाउन इनटू कैटायन, और किसमें ब्रेक डाउन होगा, इनटू एनायन। कैटायन और किसमें टूट जाएगा, वो एनायन में टूट जाएगा। अब मैं इनिशियली चेक करूँ, आप इनिशियली चेक करो, थोड़ा सा समझना कि इनिशियली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है सर 1 बिफोर डिसोसिएशन। बट आफ्टर डिसोसिएशन, यदि मैं आफ्टर डिसोसिएशन की बात करता हूं, तो आफ्टर डिसोसिएशन सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए, 2। अरे एक कैटायन और एक क्या, एनायन।
और आपको ये भी पता है सर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जो मैं इनिशियली सोच रहा था, इनिशियली जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, जो मेरी कैलकुलेटेड होनी चाहिए, ये क्या आएगा कि जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आप फॉर्मूला लगा के आपने कैलकुलेट किया, और आफ्टर डिसोसिएशन जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये आपकी क्या आ रही है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आएगी? एक्सपेरिमेंटल, या जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो दोनों डिफरेंट है। क्योंकि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। इनिशियली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल लेके यदि आप विदाउट डिसोसिएशन की बात करते हो, बट आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हो गए सर? 2। तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होगी। जैसा आप नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे थे वैसे आपकी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आई, तो इसलिए आप उसको कह दोगे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कह दूंगा? अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ऐसे में क्या करता हूं, एसोसिएशन का केस लेते हैं समझने के लिए। एसोसिएशन का केस लेते हैं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी। लाइक मैंने कहा कि आपके पास 2A कोई क्या आपके पास 2 मोल में किसके ले रहा हूं? सॉल्यूट के ले रहा हूं, और उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में आपने ऐड किया, और सॉल्वेंट में ऐड करके वो क्या हो गया? डाइमराइज हो गया। डाइमराइज मतलब उसने आपका क्या बना लिया? A2 फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? स्टार्टिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने थे सर? 2। इनिशियली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने थे? 2। बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए आफ्टर एसोसिएशन? A। जो मैं सोच रहा था, जो मैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ या फिर जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? बट आप कोई भी, जैसे मैं शुगर का एग्जांपल लेता हूँ, आप ऐसे समझो, यदि मैं शुगर को सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ, किसमें ऐड कर रहा हूँ? सॉल्वेंट। शुगर को किसमें ऐड कर रहा हूँ? सॉल्वेंट। तो जैसे आप शुगर को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो नो ब्रेक डाउन, तो आप बेसिकली ऐसे कहोगे कि कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। अरे शुगर ब्रेक डाउन नहीं होगा ना कैटायन और एनायन में। और जब टूटेगा नहीं तो इनिशियली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने सर? 1। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एडिशन इनटू सॉल्वेंट नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल कितने या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने? 1। जो मैं कैलकुलेटेड सोच रहा था, जो मैं ऑब्जर्व सोच रहा था, दोनों बराबर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए आप उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इजीली कैलकुलेट कर पाए, या उनका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर पाए। यहाँ पे वेरिएशन है क्योंकि आप डिसोशिएट करा रहे हो तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, एसोसिएट करा रहे हो तब भी आपके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे क्या डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ा दोगे तो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक रिलेटेड लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैं बताऊं क्या था? P0A माइनस PS डिवाइड बाय P0A। WB, यदि मैं डाइल्यूट का केस लेता हूं, WB मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA, ऊपर क्या देगा? MA। अब देखो ये क्या है? मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने चेक की, इनवर्सली रिलेट करती है। सेकंड मैं कहता हूं कि डेल्टा TB जो आपका क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और किसके बराबर आएगा सर? KF WB डिवाइड बाय MB इनटू WA, ऊपर आपने क्या किया था? 1000। तो यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इनवर्सली रिलेट कर रही है सर किसके साथ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद मैं कहता हूं कि एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप चेक कर रहे हो सर, तो यहाँ पे क्या आएगा? KF WB डिवाइड बाय MB इनटू 1000 और WB। तो यहाँ पे भी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेट करती है किसके साथ? मॉलिक्यूलर मास। आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? WB डिवाइड बाय MB इनटू RT, नीचे क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? इनवर्सली रिलेट विद मॉलिक्यूलर मास। तो आपने कहा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर इनवर्सली रिलेट करती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, जब आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेरी करेगी, जो आपकी नॉर्मल आप सोच रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नॉर्मल नहीं आ रही है, क्या मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल आएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन? नहीं। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर जो मॉलिक्यूलर मास आप सोच रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपका थ्योरेटिकल है, वो जो आपने कैलकुलेट करके निकाला, और जो मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन दोनों डिफरेंट होंगे, और उस केस को आप कह देते हो क्या, दी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डील करता हूं तो अब नॉर्मल, क्या नाम दे दिया जाता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और मॉलिक्यूलर मास डील करता हूं तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऐसे आपकी जो मास आएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएंगी, वो क्या आएंगी, अब नॉर्मल आएगी। क्लियर? आप देखो डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी, जो इसको एक्सप्लेन किया, जो आप लोग अभी जो आपने पढ़ा कि कैसे एसोसिएशन डिसोसिएशन आप केस ले रहे हो, ये चीज एक्सप्लेन करता है वेंट ऑफ। कौन एक्सप्लेन करता है? वेंट ऑफ या वांट ऑफ, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? और वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि वांट ऑफ फैक्टर जो आप स्टार्टिंग में आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, या देखो मैं ऐसे कहता हूँ कि आपने सोल्यूट लिया, यदि मैं डिसोसिएट करा रहा हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तुरंत समझना स्टार्टिंग आपके पास इनिशियली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने, 1 इनिशियली। तो ये आपकी क्या थी, मैंने कही सर जो आपकी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कि आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए, क्योंकि आपने एक ही सोल्यूट पार्टिकल ऐड किया है। बट जैसे आप उसको ऐड करते हो तो पार्टिकल कितने हो जाते हैं, तो ये क्या आपकी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोल रहा हूं, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कह सकता हूं, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी। ये आपकी क्या है, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या आपकी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आप देखो जो आपकी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यदि मैं इसी चीज को आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, आप ऐसे लिख लो, डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल, मतलब डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस या मोल्स आपके पास बन रहे हैं, डिवाइड बाय इनिशियल कितने हैं, वो क्या उसका आई। या आप इसी चीज को ऐसे समझो कि डिसोसिएशन के बाद क्या आती है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या आएगी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या आएगी, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यहां से क्या आएगा, आई। या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी कहते हैं, यदि मैं इस चीज को मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेट करना चाहता हूं, किसके साथ रिलेट करना चाहता हूं, मॉलिक्यूलर मास, तो आपने पढ़ा कि सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली रिलेट करती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपने यहां लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या करती है, इनवर्सली रिलेट करती है। तो यहां से आप इसको आई की वैल्यू से रिलेट करना चाहते हो, तो कैसे रिलेट करो, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, क्या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, क्या आएगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आई की वैल्यू निकाल सकते हो, और आई क्या आपका वांट ऑफ फैक्टर, क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर? आप देखो ये आई की वैल्यू, यदि आप आई की वैल्यू अलग अलग डील करना चाहते हो तो आई की वैल्यू अलग अलग है, लाइक आई की वैल्यू इक्वल टू 1, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू क्या आ सकती है, लेस देन 1। कब आएंगी और क्यों आएंगी, चेक करते हैं। देखो एक डिसोसिएशन, लाइक डिसोसिएशन मतलब सर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आपका इनिशियली 1, जो आपने कहा सर इसको कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, 2, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने, 2। तो ये क्या आपकी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और आई किसके बराबर था सर, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कब, इन केस ऑफ
डिसोसिएशन। इन केस ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, मैं कहता हूं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आती है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा ना। मैंने कहा कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आई की वैल्यू की क्या आएगी, ज्यादा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या मिलेगी, 1। और एक कौन सा केस है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो आप कह सकते हो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यदि आप डिसोसिएशन का केस लेते हो तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1। अच्छा एसोसिएशन का केस लो, एसोसिएशन में आपने ऐसे पढ़ा कि 2a इसमें चेंज हो जाता है, a2 में चेंज हो जाता है, 2a इसमें चेंज हो जाता है, a2 में चेंज हो जाता है। तो इनिशियली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने थे, 2। तो ये आपकी क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको आपने क्या कहा था, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने होंगे, 1। और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल 1 तो ये क्या आएगी आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आपने कहा कि यदि आपकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या है, ज्यादा है, ये वैल्यू आपकी कम होगी, ये बढ़ती तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हो सर कि आई लेस देन क्या आएगा, 1, और आई लेस देन 1 इन केस ऑफ। तो यहां से आपने कहा कि वो किसका केस होगा, एसोसिएशन का केस होगा। किसका केस होगा भाई, एसोसिएशन। अब मैं थर्ड केस लेता हूं, जैसे आपने फर्स्ट केस, सेकंड केस, यदि आप थर्ड केस देख रहे हो, थर्ड केस में क्या कर रहा हूं, जो आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो आप कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो दोनों बराबर आ रहे हैं। लाइक ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस ना तो एसोसिएट हो रहा ना डिसोसिएट हो रहा। कौन सा केस हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा केस हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इक्वल टू 1। जो आपने नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां आपने आई को यूज ही नहीं किया, क्योंकि वैल्यू ही 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एसोसिएशन मतलब नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन हो रहा होगा और ना ही क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा। क्लियर है। अब देखो ये तो आपका क्या था, वांट ऑफ फैक्टर कि कौन सी वैल्यू बढ़िया आती है, आई की वैल्यू। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कई बार आई के साथ रिलेट करके कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, आई की वैल्यू लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, आई की वैल्यू इक्वल टू 1 इन केस ऑफ नो एसोसिएशन एंड नॉट डिसोसिएशन। इसी चीज को आप रिलेट करते हो अल्फा के साथ। किसके साथ, अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। किसके साथ रिलेट करता हूं, अल्फा के साथ। चेक करते हैं, आप डिग्री ऑफ, अभी हम लोग रिलेट करते हैं भाई वेंट ऑफ फैक्टर को किसके साथ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। तो हम लोग पढ़ते हैं अल्फा। अल्फा को किस आते हैं, इन केस ऑफ डिग्री डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो पहले हम लोग केस ले रहे हैं किसका, डिसोसिएशन का। तो यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ किसका, डिसोसिएशन। और ये जो अल्फा आता है आपका, अल्फा क्या आता है, डिग्री ऑफ, क्या आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई भी AX BY ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी ऐसा सोल्ट आपके पास है, क्लियर है, AX BY। यदि मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ या आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो जैसे सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो ब्रेक डाउन इनटू कैटायन एनायन, और फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है, एनायन। तो ब्रेक डाउन किया तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, कैटायन, सेकंड पार्ट क्या हुआ, एनायन। नंबर ऑफ A कितने हैं सर, X, नंबर ऑफ B कितने हैं सर, Y। जो Y है वो इसकी पावर और X है इसकी पावर, ऐसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग बात करता हूं तो इनिशियल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं सर, 1। तो यहाँ कितना होगा, 0 0, जो आप इक्विलिब्रियम में डील करते थे सेम। उसके बाद मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो डिसोसिएट कितना हुआ आफ्टर डिसोसिएशन। यदि मैं आफ्टर क्या बात कर रहा हूँ, डिसोसिएशन की आप लोग डील कर रहे हो, तो कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। इस 1 का अल्फा डिसोसिएट हो गया, 1 का क्या हो गया, अल्फा डिसोसिएट हो गया। जैसे मैं कहता हूं, आपने ऐसे पढ़ा था कि आपके पास स्टार्टिंग C कंसंट्रेशन थी,
और उसी कंसेंट्रेशन का कुछ परसेंट टूट गया, 50%, 30%, 20%, तो आप उसे कैसे निकालते थे? अल्फा से निकालता था। तो आप लिखते थे वहां पे C माइनस C अल्फा, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता था C अल्फा C अल्फा, ऐसे तो बनता था। तो यहाँ पे भी सेम केस है। इस वन का कितना टूटा, इस वन का कितना टूटा कि स्टार्टिंग में आपके पास वन था और मैं कहता हूँ वन का 50% टूट गया, तो मतलब कितना बचा? 50। कितना बचा भाई? 50%। तो यहाँ पे कितना, जितना यहाँ से अल्फा टूटेगा उतना ही अल्फा यहाँ बढ़ेगा। मैंने कहा कि AXD एक सॉल्ट था, उस सॉल्ट इनिशियली अपने पास एक सॉल्ट पार्टिकल थे, बट जैसे ही वो डिसोसिएट हुआ इस एक से तो टूटा, इस एक से मैंने कहा कि 20 टूटे, तो 20 यहाँ बढ़ गए। अरे 20 प्रोडक्ट सेट पहुंच गए ना, तो 20 जो अल्फा लिखोगे यहाँ पे x और यहाँ क्या लिखूंगा y, क्या लिखूंगा x और y। क्लियर है? स्टार्टिंग में ये क्या आपके पास ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो आप कह रहे हो बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, और ये क्या है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। यदि मैं टोटल पार्टिकल निकालना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ, यदि मैं सॉलिड पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ से, तो किसके बराबर आएंगे बोलो? 1 माइनस अल्फा। देखो मैं x प्लस वाई को मैं टर्म लिख रहा हूं n, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, नंबर ऑफ कि एक आयन से, दो आयन से, तीन आयन से, तो मैं टोटल उसको क्या लिख रहा हूं n, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। अब देखो 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, ये तो आया ना टोटल में, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो आप निकाल रहे हो, और यही आपकी क्या आती है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे यही तो आते ना आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा? यदि वो 100% टूट जाता तो यहाँ 0, यहाँ आपका 100% फॉर्मेशन होगा, बट मैं जनरलाइज केस ले रहा हूँ, अभी मैंने कोई 100% या लेस देन 100% की बात नहीं की। इनिशियल कितना था आपका 1, और इनिशियल क्या है आपकी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी चीज को यदि मैं आयोटा के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, आई के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, 1 फैक्टर के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, तो क्या होती है सर? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको एक बार फर्दर सॉल्व करो तो 1 माइनस अल्फा क्या आएगा प्लस अल्फा में कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई, और यहाँ क्या आएगा अल्फा, और x प्लस वाई को आप क्या कह रहे हो n, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n। क्लियर है? x माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहाँ से i की वैल्यू निकालो और रिलेट करो, रिलेट करते हैं। देखो i इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और कैलकुलेटेड कितना आया सर 1, इसके किसके बराबर आ गया? i के बराबर आ गया। इसको फर्दर सोल्व कर लो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना सोल्व करना ना फर्दर। यहाँ से क्या निकालना है अल्फा, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो ना, i और अल्फा को रिलेट कर सकते हो। i और किसको रिलेट कर सकता हूँ? अल्फा। क्लियर है? यदि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, मान लो ये आपका 1 हो जाए, कितना हो जाए? यदि मैंने कहा कि यदि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है कि आपके पास 100 रुपए और 100 के 100 रुपए आप उड़ाए हो, तो आपके पास कितने बचेंगे? 0। कितना बचेगा? तो उसके केस में आप ऑब्जर्व करो, यदि आपका 100% डिसोसिएट हो रहा है, यदि कैसा केस है 100% डिसोसिएशन का केस में ले रहा हूं, तो 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा कितना आएगा 1, और अल्फा 1 रखता हूं तो i की वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर आ जाती है? और 100% डिसोसिएट किसके केस में होता है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसी केस में आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपने 11th में पढ़ा है इंजीनियरिंग में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सर जो 100% टूट जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो लेस देन 100% टूटते हैं। तो ये आपका 100% टूट रहा है, तो i इक्वल टू n क्या नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। जितने आयंस बनेंगे उतनी i की वैल्यू होगी, आप डायरेक्टली लिख दोगे। क्लियर? और मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही देगा। क्या देगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, केस ऑफ एसोसिएशन। क्या केस लेते हैं? एसोसिएशन। रिलेट कर लो ना यहाँ से अल्फा, एसोसिएशन का केस लेते हैं।
या फिर आप इसको लिखते हो तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस इसके बराबर है। चेक कर लेना सोल्व करके। यदि आप एसोसिएशन का केस लेते हैं, इसका केस लेते हैं एसोसिएशन, क्लियर है? और ध्यान रखना कि एसोसिएशन किसके केस में मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड, दो ही केस हैं, एसिटिक एसिड आपको देगा किसमें, इन बेंजीन। कहता है कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दो, एसोसिएट होगा। एसिटिक एसिड क्या होगा, एसोसिएट होगा। या फिर आपको दे दे बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, क्या दे दे, बेंजोइक एसिड। या तो आपको एसिटिक एसिड देता है इन बेंजीन, या फिर क्या दे देता है, बेंजोइक एसिड दे देता है इन बेंजीन, तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा। देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है सर CH3COH। स्टार्टिंग में कहता हूं कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने लिए, दो, क्या लिए, दो। और सॉलिड पार्टिकल दो, उन सॉलिड पार्टिकल को आपने ऐड कर दिया है किसमें, बेंजीन। किसमें ऐड कर रहे हो, बेंजीन। जैसे आप उसको बेंजीन में ऐड करते हो तो यदि मैं इसको ओपन करके देखूं तो CH3C=OH ऐसे तो मिलेगा। दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3OH और यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है और उसके पैरेलल एक और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या हो गया आपका, डाइमेराइज हो गया। क्या हो गया, डाइमेराइज। मतलब पहले मोनोमर था, एक सिंगल यूनिट थी, उसके बाद सॉरी सिंगल दो यूनिट थी, दो यूनिट को जोड़ के आपने क्या बना दी, एक सिंगल यूनिट बना दी, तो क्या बन गया, डाइमेर। क्या बन गया, डाइमेर। अब देखो यहाँ पे इनिशियल यदि आप काउंट करते हो, क्या काउंट करता हूँ, इनिशियल। इनिशियल मैं काउंट कर रहा हूँ कितने थे सर, दो। इनिशियल कितने थे, दो। बाद में कितने हो गए, एक। बाद में कितने हो गए, एक। यदि मैं यही केस जनरलाइज लेता हूँ, यदि मैं जनरल केस उठाता हूँ जैसे 2A या NA ले लेता हूँ, इतने भी हो तो डाइमेराइज, पॉलीमराइज भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉलीमराइज। और किसी सॉल्वेंट में आप उसको ऐड कर रहे हो, किसमें ऐड कर रहा हूँ, सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, AN। क्या हो जाएगा, तो इनिशियली आपने कहा कि इनिशियली आपके पास कितनी वैल्यू है, N। यहाँ पे कितनी, 0। इनिशियल कितने आपके पास, N ना, यहाँ पे 2 था तो 2, यहाँ पे N है तो N। अब मैं कहता हूं कि आफ्टर एसोसिएशन में चेक करना चाहता हूं, आफ्टर क्या चेक करना चाहता हूं, एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन यहां से क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो n माइनस अल्फा, और यहाँ वो आगे एसोसिएट हो जाएगा, तो अल्फा डिवाइड बाय क्या हो जाता है, n। एसोसिएशन के केस क्या हो जाता है, अल्फा डिवाइड बाय n। क्लियर है, आपका मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा। यदि आप टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकालते हो आफ्टर एसोसिएशन, ये आपकी क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यदि मैं क्या करता हूं, टोटल निकालता हूं, क्या निकालता हूं, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकाल लो आफ्टर एसोसिएशन, तो किसके बराबर आएगा, n माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, क्या आएगा, अल्फा बाय n। और ये क्या आ गया आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या आ गई, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और I किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू रख दो I के साथ रिलेट हो गया, तो n माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय n क्या आ जाएगा, इसको आप फर्दर सोल्व कर लो तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ सकती है, अल्फा की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे आप अल्फा निकालते हो तो अल्फा किसके बराबर आएगा, I माइनस 1 बाय n माइनस 1। और n क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड सॉलिड पार्टिकल्स। दो एसोसिएट हो रहे हैं, एक एसोसिएट हो रहा है, यहाँ से पता चल जाता है एक एसोसिएट होगा या फिर दो एसोसिएट होंगे। कैलकुलेट करते हैं तो न्यूमेरिकल में आप I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। एक दो बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया पीएमसी में कि I की वैल्यू कैसे, I की वैल्यू पूछी है कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ फैक्टर 4, आगे आपको मॉलिक्यूल देगा कैसे। जैसे मैं NaCl की भी बात करता हूँ, तो NaCl में कितने आयंस दे सकता है, NaCl कितने आयंस दे सकता है, तोड़ो, एक और एक दो, तो टूटेगा सर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसके केसेस में जो आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 और कैलकुलेटेड कितनी 1, कैलकुलेटेड तो हमेशा स्ट्रॉन्ग में 1 ही है। आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग के केस में I की वैल्यू इक्वल टू n रखना है, क्योंकि जितने आयंस होंगे उतनी क्या होगी, I की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी, 2।
अच्छा मैं आपको दे देता हूँ MgCl2। MgCl2 तोड़ो, इसमें टूटेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ध्यान रखना 2Cl नेगेटिव, दो क्लोरीन। फर्स्ट पार्ट क्या होता है कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है एनायन। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 1 2 और 3। टोटल I की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू 3। अच्छा हम लोग केस लेते हैं AlCl3 का। तो AlCl3 को ब्रेक डाउन करो तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 1 3 और कितने होंगे टोटल 4। I की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास MgOH2 दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे OH कितने हैं सर 2, Mg कितने हैं सर 1, तो I की वैल्यू कितनी आएगी सर 3। यहाँ पे चेक करो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2। KCl की निकालनी है सर 1 और 1 2, पता चल रहा ना देखते ही। अच्छा मैं आपको केस दे देता हूँ, जैसे Al2SO4 थ्राइस। व्हाट इज द N की वैल्यू, N की वैल्यू डिसोसिएटेड आयन कितने होंगे निकाल लो, 3 और 2 5, SO4 के 3 है सर, एल्यूमिनियम के 2, तो I की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्लियर है, निकाल सकते हो। अच्छा और कैसे आप ले सकते हो क्या, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ NaOH में नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन कितने होंगे 1 और 1 2, 1 NaOH, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कैटायन है सेकंड पार्ट का होता है ना, जैसे आप क्या निकाल लेते हो N की वैल्यू और I की वैल्यू। अब ऐसे एसोसिएशन का केस लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एसिटिक एसिड दो, जितने आपकी ये वैल्यू है ना वही है। नंबर ऑफ डिसोसिएट, नंबर ऑफ एसोसिएट कितने होंगे, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होती है 2, तो N की वैल्यू नहीं पता चलती ना, तो N की वैल्यू निकालना न्यूमेरिकल में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि आपको N की वैल्यू पता है और N की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो I की वैल्यू, और I की वैल्यू से क्या निकाल सकता हूँ अल्फा। तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो आपसे वन टॉप फैक्टर निकलवाता है, सेकंड आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकलवाता है। 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल पूछता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ, और आई क्या आएगा आपका वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर यदि आपको एसोसिएट हो रहा है तो ग्रेटर देन या लेस देन क्या आएगा 1, डिसोसिएट हो रहा है तो क्या आएगा ग्रेटर देन 1, और ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन है तो क्या आएगा इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर और एंटिटी क्वेश्चन है अपने पास। देखो यहाँ से क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी तो मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आपने नॉर्मल पढ़ी थी, तो आप उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी मॉडिफाइड। जैसे कैसे सर P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A इक्वल टू I क्या हो जाएगा XB। I क्या आपका वन टॉप फैक्टर, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन तो 1 रख लो था। अच्छा उसके बाद आपने पढ़ा डेल्टा T, डेल्टा T किसके बराबर था Kb, तो यहाँ पे I क्या आ जाएगा मोलैरिटी। डेल्टा TF किसके बराबर था, डेल्टा TF I KF मोलैरिटी। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर था CRT, तो I CRT। ये आपकी क्या आ गई मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है आपकी मॉडिफाइड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको एसोसिएशन डिसोसिएशन काउंट करना है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आया चाहे एसोसिएशन का हो या फिर डिसोसिएशन का हो, तो हमेशा आपको देखना है कि वो I की वैल्यू क्या देगा 1 देगा या 2 देगा। जैसे क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन लिखो भाई, कहता है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 49 gram of benzene. So a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate I क्या वन टॉप फैक्टर and predict the nature of solute. नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ आपको दे दिया बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल मोलर मास आपको दे रखा है, मोलर मास ऑफ
बेंजोइक एसिड, वो आपको दे दिया कितना अभी 122 ग्राम पर मोल। KF फॉर बेंजीन आपको दे दिया, फॉर बेंजीन वो आपको दे रखा है कितना 4.9 कैलोरी क्यूरी पर मोल। ट्राई करो फास्ट, ट्राई करो जल्दी, देखो क्या आंसर आता है। आई की वैल्यू को काउंट करके सोल्व करना, आई की वैल्यू काउंट करना तभी आंसर सही आएगा। पहले देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले गिवन लिखो, गिवन लिख के फिर अप्लाई करो। हर क्वेश्चन में पहले गिवन। दो 2015 क्वेश्चन आपका। गिवन लिख लिया, अच्छा स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। देखो गिवन गिवन लिखते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। कहता है कि 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। मैंने आपको बताया था कि आपको सोल्यूटेंट सॉल्वेंट डिफरेंशिएट ना हो, जिसके लिए KF एंड KB दे रखा है, वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो बेंजीन क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, ये क्या हुआ आपका सॉल्वेंट। तो इसका मतलब मैं गिवन लिखता हूँ क्वेश्चन में। तो गिवन क्या क्या दे रखा है सर, कि वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है कितना 3.9। कहता है कि 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, फॉर 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे दिया कितना 49 ग्राम, कितना दे दिया 49 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है क्या, दे रखा है ना 122 ग्राम पर मोल। ये तो होता है, इसकी रिक्वायरमेंट है मोलर मास ऑफ आपको सॉल्वेंट की निकालने की जरूरत है नहीं, के भी आपको दे रखा है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट कहता है कि सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी मेंशन करके दे रखा है, जो कि क्या होता है डेल्टा टीएफ। कितना आया 1.62 केल्विन। अब देखो मुझे नहीं पता है एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है, तो आई की वैल्यू निकालना है। तो मैंने कहा कि डेल्टा टीएफ इक्वल होता है सर आई के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। सारी वैल्यू आई की वैल्यू निकालो यहाँ से। आई की वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा टीएफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। वैल्यू पुट करो और आई की वैल्यू चेक करो। आई की वैल्यू चेक करो, यहाँ से आई की वैल्यू रखो। तो आई की वैल्यू किसके बराबर है सर, डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ आपकी वैल्यू है 1.62। एम बी कितना दे रखा है सर 122, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 49, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 4.9 इंटू डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी आपका दे रखा है 3.9 और इंटू 1000। सोल्व कर लो, आई की वैल्यू चेक करो, लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। और लेस देन 1 क्या होता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एसोसिएशन ना। ठीक है, किसका केस आ गया, एसोसिएशन का केस आ गया सर। इसका मतलब तो बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के अंदर क्या होगा, एसोसिएट होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चेक कर सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो या बाकी चीजें फाइंड आउट कर आसानी से होता है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, इसका मोलर मास आपको दे दिया 142 ग्राम पर मोल, was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। उसके बाद कहता है assuming Na2SO4 undergo
कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है 100%। यदि लेस देन 100 लिखता तो परसेंटेज मेंशन करके देता कि अल्फा इतना परसेंट है। क्वेश्चन जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है सॉल्यूशन का। वाटर में डिसॉल्व क्या है, गिवन लिखो, गिवन लिखो, देखते हैं किस किस को समझ आया। गिवन लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो। क्या दे रहे स्टेटमेंट के साथ चलो। कहता है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, टीबी। सर टीबी निकालना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीबी नॉट, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है सर 2 ग्राम। मोलर मास आपको दे दिया सर कितना 142। वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे दिया सर कितना 50। और आई की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं वन ऑफ फैक्टर से कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, चेक करो। SO4 एक, सॉरी 2, और SO4 कितनी सर 1, कितने आई वैल्यू 3। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 3। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। इसके बराबर आएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू इसके बराबर आता है, बोलो फर्स्ट केबी इनटू केबी की वैल्यू दे रखी क्या क्वेश्चन में, केबी की वैल्यू आपके पास है, केबी आपको दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केबी इनटू आई केबी इनटू डब्ल्यूबी डिवाइड बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए, ऊपर कितना आ जाएगा 1000। ये तो आएगा ना। बाकी जो क्वेश्चन आपने सुन किए थे मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने से, बस आई वेक्टर ऐड हुआ, बाकी सारे न्यूमेरिकल सेम है। जो आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हो वो न्यूमेरिकल सारे एज इट इज हैं, बट वैल्यू क्या है आपकी, सिर्फ आई की वैल्यू इंट्रोड्यूस करें। बाकी तो क्वेश्चन तो सेम ही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपने पहले भी निकाला था, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन आप अभी भी निकाल रहे हो, बट किसके साथ मल्टीप्लाई करके, आई के साथ। बट क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आई की वैल्यू कब यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी है, कब एसोसिएशन हो रहा है, कब डिसोसिएशन। जितने भी आपके पास सोल्ट दे देता है तो हमेशा क्या करा दोगे, डिसोसिएट करा, वो लिख के देगा कंप्लीट डिसोसिएशन, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो। क्लियर है, वैल्यू डालनी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल, पहले डेल्टा टी की निकाल लो, इसके बराबर आएगा केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.52, डब्ल्यू भी कितना आ गया आपके पास 2 into 1000 डिवाइड बाय एम बी कितना दे रखा है 142 into डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 50। डेल्टा टी भी आ गया तो वहां से आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही।